अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दिन का आखिरी व्लॉग है और उसके अंदर भी चंद इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ आज शेयर करेंगे। एक तो जो खबर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाती है वो ये है कि FBR ने जो साल का क्लोजर हुआ है उसके अंदर 6000 अरब जो है वो उन्होंने टैक्स इकट्ठा किया है। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टोटल क्रेडिट है, इसको मुस्लिम लीग नून किसी तरह क्लेम नहीं कर सकती और ये एक बड़ा मुश्किल टारगेट था। फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई आसान टारगेट नहीं था जो उन्होंने इकट्ठा किया है। अब उसके अंदर चंद इफ्स एंड बट्स हैं कुछ जगहों के ऊपर जिस पे उंगलियां उठाई जा सकती हैं। उसमें एक बात तो ये है कि जी इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपके इम्पोर्ट बिल का भी है और आपकी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से ये जनरेशन हुई। लेकिन फिर भी आपने अगर 6000 अरब का अगर ये टारगेट सेट किया हुआ था और अगर आपने उसको अचीव किया तो एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये इमरान खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप नहीं ले सकते। दूसरा इसको ये एक और जो चीज़ कह रहे हैं जी, तारीख में पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हर साल टारगेट जो है वो हर साल ही इंक्रीज़ किया जाता है और उसे कोशिश की जाती है कि उसे अचीव किया जाए। पहले भी हुकूमतों ने इसी तरह ही किया हुआ है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तकरीबन 7400 अरब का अब अपना टारगेट सेट कर चुकी है। और इसमें IMF ने जारी बात है इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई हुई है कि जनाब आपने इतने पैसे कलेक्ट करने हैं। 7400 कुछ पे है जो इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है। तो अगर ये उसको अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये नून लीग का रिकॉर्ड होगा और अगर ना कर सके तो जारी बात है वो भी है। लेकिन अगली दफ़ा जो है वो FBR एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 6000 अरब से कई ज़्यादा जो है ये टारगेट अपना अचीव करेगी। अब देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी इतनी तेज़ भी रहती है कि नहीं कि वो ये सारा टारगेट जो है वो अचीव कर सके। तो ये मेरे ख्याल में एक काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक रिमार्क आया है वो आया है साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का। वसीम बदामी साहब के शो के अंदर वो बैठे हुए थे और उनके साथ MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब भी उसके अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने डिस्कशन हो रही थी कि जनाब आप लोगों ने बड़ी कोशिश की इस MQM को रोकने की, लेकिन आखिर हुआ क्या। तो उन्होंने बीच में एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जो मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि MQM जो है वो एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही थी जो उन्हें बताया कि हमारे साथ रहना है या नहीं रहना, लेकिन वो फ़ोन कॉल उनको नहीं आई। ठीक है, अब ये इमरान इस्माइल साहब खुद ये बात फरमा रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद ये कह रहे हैं कि उनको वो फ़ोन कॉल नहीं आई। यही बात है जो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इन लोगों की हुकूमत बनाने में ये फ़ोन कॉलें शामिल थी। इन फ़ोन कॉलों ने सब कुछ किया हुआ था और ये जो आखिर में जाके इत्तेहादी जो इतना टाइम लगा रहे थे ना वो क्या करें, वो इसलिए क्योंकि सिलेबस से बाहर से कोर्स सवाल आ गया था और सिलेबस में पिछले 3.5-4 साल से हमेशा बड़ा आसान तरीका था। वो कोई प्रॉब्लम आती थी फ़ोन कर लिया जाता था, जी जनाब लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो वो आपको बता देते थे कि किधर जाना है। इस मरतबा उनको बताया नहीं गया और इंस्टीट्यूशन ने ये फैसला किया कि जी हमने न्यूट्रल होना है। तो ये न्यूट्रल वाली कहानी तो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। इमरान खान साहब भी हैरान हो गए, यार ये कौन सा कोई नया काम शुरू हो गया, और ऑपोजिशन को भी जो है वो इसकी आदत नहीं थी और जो इत्तेहादी थे उनको तो बिल्कुल भी नहीं थी कि जनाब इस तरह भी होता है कि हम जो है वो 15 के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन ही कोई नहीं उठा रहा। 15 समझ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इमरान इस्माइल साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी इन लोगों को कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल था। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तहरीक इंसाफ के मुनरिफ रुकन है सरदार रियाज मज़ारी साहब। उन्होंने जनाब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा है कि जी डाकुओं के लिए जो है मुझे बजट चाहिए। डाकुओं के लिए बजट मांगा है उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में डाकुओं को भत्ता देकर जिंदा रहना पड़ता है, तो हुकूमत या तो डाकुओं का खात्मा करे या हमें डाकुओं को भत्ता देने के लिए हमें पैसे दे दे ताकि हम जिंदा रह सके। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो इस वक्त यहाँ तक पहुंची हुई। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब भी किसी मुल्क के अंदर जब हालात ख़राब होते हैं, मुआशी तौर पर हालात ख़राब होते हैं, तो वहीं पर क्राइम रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डाकू मतलब राहज़नी, चोरी और इस किस्म की जो वारदातें हैं ना उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। और जिन जगहों के अंदर जो है वो माशी सूरत हाल बेहतर होती है, इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है, वहाँ पे क्राइम रेट्स भी जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पे माशी सूरत हाल की हम इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं महंगाई की वजह से और इन सारे मामलात की वजह से, वहाँ पर ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर अब क्राइम रेट्स भी जो हैं वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सिंध से आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कल अपने बजट की तकरीर में एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया है
उन्होंने कहा कि जी दिसंबर 2021 से, यानी पिछले साल दिसंबर में, वहां से लेके 2 अप्रैल 2022 तक इमरान खान हुकूमत ने सिंध हुकूमत को 3 खतूत लिखे। और वैसे तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, विफाक ज़ाहिर बात है सूबों को खत लिखता रहता है, लेकिन ये खत बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि ये खत लिखा गया, खत इस सिलसिले में लिखा गया, साबिक वजीर खारजा ने, यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब के दौर में ये बात हो रही है, उन्होंने हमें खत लिखा कि जो कराची के अंदर अमरीकी कौंसल खाना है उसके इर्द गिर्द जितनी ऊंची इमारतें हैं उनको गिरा दिया जाए, उनको गिरा दिया जाए। और इस सिलसिले में जो आखिरी खत आया है वो लिखा गया है जनाब 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि मार्च के आखिर में वो मरासला यूं यूं करके हिलाया गया था और 8 तारीख को, 8 मार्च की तारीख देते हैं कि जी वो डोनाल्ड लू ने जो है वो कहा था पाकिस्तानी सफारतकार को कि जनाब आप अपनी अपेरेंटली इनके मुताबिक कि जी इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें, ठीक है। और तब तक फिर जाके इमरान खान साहब को 27-28 तक जाके इस बात का पूरी तरह पता लग चुका हुआ था कि जी अमेरिका ने, अमेरिकी साजिश एंड ऑल दैट। तो भाई अमेरिकी साजिश और ये सब कुछ हो रहा था, तो आप किस चक्कर में 1 अप्रैल को सिंध को ये लेटर लिख रहे थे कि जनाब अमेरिकी कौंसल खाने के इर्द गिर्द जितनी इमारतें उसे गिरा दो? क्यों गिरा दें? एक मुल्क जो है वो आपके खिलाफ एलिजिडली मुबैना तौर पर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आप उनके कौंसल खाने के इर्द गिर्द जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनकी इमारतें गिरवा रहे हैं। तो ये डबल फेस है इन लोगों का, ये मैं इसीलिए बार बार कहता हूं। और इसी तरह फिर बाद में कई दफ़ा ये वाक़यात भी देखने में आए कि मुख्तलिफ जलसों के अंदर, मुख्तलिफ तकारीब के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लड़के शड़के वगैरह वो बड़े जज्बाती हो जाते, तो वो नारे लगाना शुरू कर देते थे, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो इमरान खान साहब ओए 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 चुप चुप चुप, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हैं रंगबाजियां। वो जिस तरह मैंने पिछले वीलॉग के अंदर बात की थी ना, ये रंगबाजियां हैं। ये आप लोगों को बेचने के लिए टॉनिक है कि बस चुप करके बेटा पी लो, सवाल मत करना कि इसके अंदर क्या है। वो अक्सर औकात ना शहर के अंदर, अंदरून शहर के अंदर इस तरह के हकीम होते हैं। आप उनके पास चले जाएं, आप उनके जी मेरी आंख में दर्द है, वो आपको एक सफ़ेद रंग की गोली दे देंगे। फिर आप कहें जी मेरे सर में दर्द है, वो आपको सफ़ेद रंग की गोली दे देंगे। वो आप कहें जी मेरे गले में दर्द है, वो आपको सफ़ेद रंग की गोली दे देंगे। आप उनको जो मर्जी बात करें, जो मुझे जो बीमारी हो, आपको सफ़ेद रंग की गोली दे देंगे। और जब बाद में जाके आप उस सफ़ेद रंग की गोली का टेस्ट कराएं तो पता लगता है विटामिन की गोली है। वो लोगों के दिमाग के अंदर बस सिर्फ यही होता है कि जनाब हकीम साहब ने गोली दे दी, खा जाओ ठीक हो जाओ। तो इमरान खान साहब भी जो है ना, ये अमरीकी साजिश की गोली ये बड़े आराम से चुप करके अपने कारकुनों को, अपने वोटरों सपोर्टरों को फिट कर देते हैं और वो कही जाते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी इमरान खान साहब ने। असल में अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब की मैं इन बातों का बड़ा फ़ैन हूँ कि वो दबंग स्टाइल में जो है ना वो सीधी सीधी बात करते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी आज एक बातें की, मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आई है मेरे छोटे कायद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। ये जनाब ये ज़रा स्क्रीन पे आप देखिएगा, ये इन्होंने 18 रुकनी इक्तिसादी मुशावरती कौंसिल जो है ये कल बनाई थी इन्होंने, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल, ठीक है, ये इन्होंने बनाई थी। अब इसके अंदर ये बाकी लोग तो इसमें शामिल थे, इसकी सरबराही जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब कर रहे हैं। इसके अंदर एहसन इकबाल साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, डॉक्टर अकबर एस बाबर और इस तरह बाकी साहब। इसमें एक साहब हैं खुर्रम हुसैन साहब। अब खुर्रम हुसैन साहब जो है ना ये बेसिकली फ़हद हुसैन साहब के कज़न हैं। फ़हद हुसैन साहब जो साबिक मतलब जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनके कज़न हैं और बड़े रिनाउंड सहाफ़ी हैं। ये डॉन में पहले काम करते थे, अब प्रॉफिट मैगजीन के अंदर काम करते हैं और इकोनॉमी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है इनकी। इन्होंने इनका नाम भी जो है वो बीच में डाल दिया। जब इनका नाम डाला गया तो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद शुरू हो गई खुर्रम हुसैन साहब के ऊपर कि जनाब तुसी कितने, तुसी भी फिट हो गए जो आके अंदर। तो खुर्रम हुसैन साहब ने रात को ट्वीट किया और ट्वीट और फेसबुक के ऊपर उन्होंने जाके लिखा कि जी ये जो मेरा नाम डाला गया है ये मुझसे पूछे बगैर डाला गया है। मैं किसी सूरत भी जो है वो इस कौंसिल का हिस्सा नहीं बनना चाहता और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने इकॉनमी के हवाले से जो कुछ भी कहना होगा वो मैं सहाफ़ती प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है मैं बात करूँगा, मैंने इस कौंसिल का हिस्सा नहीं बनना। आप ज़रा इन लोगों की नाअहली देखिए, मेरे छोटे कायद की हुकूमत की नाअहली देखिए कि लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं और उनसे पूछते तक नहीं है कि भाई आपका नाम डाल दें या ना डालें। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। ये नहीं है कि ये सिर्फ इनके साथ हुआ है, ये पिछले दौर में भी हो चुका हुआ है, इमरान खान साहब के दौर में भी हो चुका हुआ है।
आपको याद होगा यही है जो अमरीकी साजिश हुई थी, तो इसके लिए वो तहकीकात करने के लिए वो एक साबिक मेरे ख्याल में जनरल साहब थे, उनको जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था कि जनाब तहकीकाती जो कमीशन होगा उसकी सरबराही ये करेंगे। उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की कि जी उनकी सरबराही में होगा। मेरे ख्याल में 3 घंटे के बाद उनका ऐलान आ गया, जनाब मैंने तो करनी नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस एम्बेरसमेंट से बच जाया करें, लोगों से पहले पूछ लिया करें कि आप उनको जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा शेख रशीद साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया ARY के ऊपर, और उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी पंजाब में मुझे 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, इंतखाबात नज़र ही नहीं आ रहे उनको, और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। जुलाई से पहले 63A पर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना सकती है। उनसे फिर सवाल किया गया कि जी क्या इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए आप पर दबाव है, तो उन्होंने कहा इस बात को छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही जा सकता हूँ ना मैं इमरान खान साहब के हवाले से, और इस वक्त मुझे मुल्क की सलामती की फ़िक्र है, सियासत की फ़िक्र नहीं है, ये शेख रशीद साहब ने कहा। अच्छा, आज इन्होंने लाहौर में भी थोड़ी सी गुफ्तगू की, उसको भी ऐड कर लें, फिर मैं इकट्ठे इस पर बात करता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी जब हमारी हुकूमत थी तो कई दफ़ा मैं मुख्तदर हलकों को मिलने गया तो अंदर उनकी शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग चल रही थी, ठीक है। यानी उन्होंने कहा जब मैं मुख्तदर के कौन फौज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ौज से मिलने जाते हैं, तो मैं फ़ौज से जब मिलने गया तो वहाँ पर ऑलरेडी शहबाज शरीफ की मीटिंग हो रही थी। तो उन्होंने कहा कई दफ़ा तो मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि मुझे बाहर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, ये इन्होंने फरमाया। अच्छा, मेरे इस पर 2-3 पॉइंट। शेख साहब, ये एहो जी गल है ना, तो ताड़े वास्ते लम्मा फिक्र ही है कि आपसे पहले शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाता था वहाँ पे और उनके साथ इतनी लंबी लंबी मीटिंग होती थी, तो ये तो आपका हल्का है, आप तो अक्सर फौज को अपना हल्का कहते हैं, तो ताड़ा हल्का ताड़े नाल ऐ कर रहे सी, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शेख साहब को जितने बजे बुलाया जाता था तो उससे पहले पहुँच जाते थे। इतनी फरमाबरदारी, इतनी फरमाबरदारी कि आपको 5 बजे अगर बुलाया जाए आप 4 बजे पहुंच जाएं, और वो पहले ही वो किसी और के साथ मीटिंग कर रहे हो। तो ध्यान रखा करें, कभी कभार इस किस्म के इंकशाफात से जो है ना आपके अपने लिए एम्बैरसमेंट हो जाती है। अच्छा, दूसरा फिर उसके बाद एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे, और मतलब ये वही वाली बातें हैं कि जी मैं ये बस ये हुकूमत नहीं चलनी है, हुकूमत नहीं चलनी। अच्छा, ये जो हुकूमत नहीं चलनी है ना, ये पता नहीं पिछले कितनी देर से ये कहानी इसी तरह चल रही है, और जब खुद ये हुकूमत में थे तो जब हुकूमत जाने वाली थी तो उससे पहले हर जगह जाके ये बता रहे थे इमरान खान तो जा ही नहीं सकता किधरे, इमरान खान की हुकूमत किस तरह जा सकती है, जा ही नहीं सकती, और फिर चली गई। तो ये शेख रशीद साहब इस किस्म के बड़े छक्के मार चुके हैं, और ये आज भी इन्होंने इसी तरह ही छक्के मारे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग इनको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये अक्सर औकात ये छक्का ही मार रहे होते हैं, इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये सिर्फ अखबारी खबरों के ज़रा शह सुर्खियों की खातिर, ज़रा टेलीविज़न चैनल्स की न्यूज़ बुलेटिन्स की हेडलाइंस की खातिर ये इस किस्म की बातें ज़्यादातर कर रहे होते हैं। ही डज़ नॉट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, उसके बाद एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमारा मुतालबा है कि इंतखाबात कराएं। मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। अच्छा, ये हमें से बजाय मेरे ख्याल में शेख साहब को यहाँ पे मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक शेख साहब के अपने ताल्लुकात आजकल ठीक नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी साहब आज जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर थे, ये तो राइम हो गया है, फवाद चौधरी साहब जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जो है प्रॉब्लमेटिक है। ये पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जी हमें ना इस सिलसिले में कोई ना कोई फॉर्मूला तरतीब देने की ज़रूरत है ताकि सियासतदानों के साथ जो है ना अमल दखल हो ही ना। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये खाम ख्याली है कि आर्मी चीफ अपना हो जाएगा, आर्मी चीफ हमेशा फ़ौज का ही होता है, आर्मी चीफ हमेशा फ़ौज का ही होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात शायद इन लोगों को बहुत लेट जाके समझ आई है, बहुत लेट जाके, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से जिस तरह जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने के लिए तगोदो हो रही थी और पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर इस सिलसिले में जो है वो एक रिजेंटमेंट पाई जाती थी कि एक ही जनरल के लिए जो है वो सारा कुछ हो रहा है और हुकूमत जो है वो सारा फोकस जो है वो एक ही जनरल के ऊपर लगा के रखी हुई, तो वो लग यही रहा था कि आपको भी एक पसंदीदा जनरल है। ये तासुर नहीं जाना चाहिए, ये तासुर कतई तौर पर नहीं जाना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात समझ ली है अब तो अच्छी बात है ये। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात का इकरार भी किया कि हाँ जी हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो है वो ख़राब थे, ये तो पहले भी वो कह चुके हैं,
लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की उसको ठीक करने की भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारे इश्यूज़ हुए वो मैनेजेबल भी थे, लेकिन बस वो अगर वो जैसे कहते हैं ना गुंजल पड़ जाए तो वो गुंजल खोलना जो है वो आसान नहीं होता। तो एक तो उन्होंने ये बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़ाई से ज़्यादा गलत फहमी हुई, वही आर्मी चीफ के नाम के ऊपर जो है वो मिसलीड किया गया। अच्छा, ये बार बार ये बात कहते हैं, ये भी कहते हैं और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैंने तो आर्मी चीफ के बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अगला आर्मी चीफ किसको लगाना है। मज़े की बात यह है कि 22 करोड़ अवाम में से 21 करोड़ 99,09,950 लोगों को इस बात का पता था कि आर्मी चीफ ये किसको अगला बनाना चाहते हैं। सिर्फ 50 लोग मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अपने टॉप के थे, जिनको नहीं पता था कि जनाब इस किस्म की कोई सोच भी जो है वो पाई जाती है। तो अजीब बात है, मतलब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तफसीलात नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोग थे जो बेसिकली जिन्होंने मिसलीड किया। उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा चीफ को और डीजी को समरी के हवाले से एक गलत इतला दी गई कि इससे हमारे मामलात बहुत पेचीदा हो गए। समरी के हवाले से बेसिकली क्या, ये जब उस वक्त जब इनके ताल्लुकात ख़राब थे तो मार्केट के अंदर बेसिकली ये खबर फैली हुई थी कि शायद कोई ऐसी समरी जो है वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो है वो पड़ी हुई है, जिसमें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा आर्मी चीफ को, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा DGISI को। और ये काफ़ी मार्केट के अंदर ये खबर जो है वो गर्म थी। और इनकी हुकूमत जाने से मैं ये कम से कम ये बात जानता हूँ कि 2-2.5 महीने पहले ये सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था। आपने नोट किया होगा कि मैंने कभी भी इसके ऊपर वीलॉग नहीं किया था, कभी भी इस खबर के ऊपर वीलॉग नहीं किया था, क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड खबर नहीं थी, मेरे पास नहीं थी। इवन दो मुझे र्यूमर्स के ज़रिए ये बातें आई थी, लेकिन चूंकि ऑथेंटिक नहीं थी तो मैंने कभी इसको डिस्कस नहीं किया था। लेकिन ये हकीकत है कि ये खबर जो है वो ये र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को और हमें मिलकर सोचना होगा कि इस मुल्क को हमने आगे कैसे निकालना है। एक और उन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी ने कहा, अब ये किसी के कंधे के ऊपर बेसिकली रख के बंदूक चला रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि जी नून लीग को चलें, इससे फ़ायदा हो गया कि ये हुकूमत में आ गए और नून लीग जो है अपने केसेस वेसेस ख़त्म करा देगी। आपको ये फ़ायदा हो गया कि जनाब आपकी जो है वो पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया और लोग जो हैं वो आपके जलसों में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस्टेब्लिशमेंट का हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा भला जो है इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है। तो ये उन्होंने कहा कि मैं मतलब हंसते हुए उन्होंने ये बात कही। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है ना, तो यकीन कीजिए कि वो 2018 से हुआ है, जब आपकी हुकूमत को लोग लेकर आए थे और आपकी हुकूमत जो है जिन बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई थी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ से शुरू हुआ था, जब बेसिकली नाअहली आपकी होती थी, उस्मान बुज़दार को आप लगाते थे, महंगाई आपसे नहीं कंट्रोल होती थी और बार बार आपको वज़ीर ख़जाना बदलना पड़ता था, तो तब सबसे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए होती थी। तो बात आपकी सही है, बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम में आई हुई है, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी नज़र में अभी से नहीं 2018 से शुरू हुई हुई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इलेक्शंस के हवाले से कि जी हम चाहते हैं कि इलेक्शंस की जो है वो कोई ना कोई डेट आ जानी चाहिए, और अगर इलेक्शंस की डेट आ जाए, बल्कि उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि 22-23 मई तक जो है, ये 25 तारीख को जब इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च किया था, उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले तक नून लीग से हमारे मामला तय हो गए थे और इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए थे, इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया था और इस्टेब्लिशमेंट ने बिठा के ये बात तय कर ली थी। फिर वो कहते पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ हमें नहीं पता क्या हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि हमारे साथ हाथ हो गया। उन्होंने कहा, इन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हमारे साथ जो है वो हाथ हो गया। अब किसने हाथ किया है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 22 तारीख तक जो है वो अगले इलेक्शंस के बारे में भी मामला तय हो गए हुए थे, असेंबलियाँ तहलील होंगी, सारी चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन फिर हाथ हो गया। हाथ वैसे यहाँ से नहीं हुआ, हाथ जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी वहीं से, बल्कि शायद पिछले साल से ही हाथ हो गया था आपके साथ। उसके इफेक्ट अब जाके सामने आए हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।